बहुत पुरानी बात है कि एक जादूगरनी थी जिसका नाम था डेब्बे एंगल। उसके 10 बहुत सुंदर बेटियां थी। वह उनके साथ गांव से बहुत दूर एक बहुत बड़े घर में रहती थी। उसकी बेटियों की सुंदरता के चर्चे सब जगह थे। हर शादी की उम्र वाला आदमी उनमें से किसी एक से शादी करना चाहता था। कभी कभी वे आदमी जो उतनी दूर जा सकते थे उनमें से किसी एक से शादी करने के लिए उनके घर तक गए भी। पर अजीब सी बात यहाँ थी कि वे वहाँ गए तो पर कोई भी वहाँ से वापस लौट कर नहीं आया। इसलिए किसी का भी यहाँ पता नहीं चला कि उन्होंने उनमें से किसी एक से शादी की या नहीं, और या फिर वे वहीं रह गए, या फिर वे उन लड़कियों के घर तक भी पहुँचे या नहीं, या उनका क्या हुआ। पर इस बात ने उन लड़कियों से शादी करने की इच्छा रखने वालों के उत्साह में कोई कमी पैदा नहीं की, क्योंकि वे सब लड़कियां सुबह की सूरज की तरह सुंदर थी और हर आदमी उनका प्यार पाना चाहता था। डेब्बे एंगल के गांव से बहुत दूर के एक गांव में एक औरत अपने 10 बेटों के साथ रहती थी। उसके बेटे भी शादी के लायक थे और डेब्बे एंगल की बेटियों से शादी करना चाहते थे। उनमें से सबसे बड़े बेटे ने सोचा कि यहाँ केवल अल्लाह की मर्जी है, अगर उन सब की शादी उन सब लड़कियों से हो जाए। वह बोला, यहाँ तो अल्लाह की मर्जी है कि हमारी शादी उन लड़कियों से हो। वे भी 10 हैं और हम भी 10 हैं, इससे हमारे परिवारों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। उसके बाकी भाई भी इस बात पर राजी थे, सो सब ने डेब्बे एंगल और उसकी बेटियों के घर जाने के लिए उस लंबी यात्रा के लिए अपना मन पक्का कर लिया। उनकी माँ उनके इस विचार से कुछ खुश नहीं थी। उसने उनको बहुत कहा कि वे अपनी पत्नियां वहीं किसी पास के गांव से चुन ले, पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं करेंगे और अपना विचार भी नहीं बदला। उनको तो वे लड़कियां ही चाहिए थी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे तुम लोगों के लिए बहुत डर लगता है, क्योंकि उस गांव जो भी गया है वह वहाँ से कभी वापस लौट कर नहीं आया। वह गांव तो बहुत बुरा है। पर उसके बेटों ने उसको विश्वास दिलाया, तुम चिंता ना करो माँ, हम सब बिल्कुल ठीक रहेंगे। माँ ने फिर कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले तुम में से कोई 1 या 2 चले जाओ, फिर जब वे वहाँ से लौट आए तब बाकी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लाने चले जाए। नहीं माँ, हम सबको साथ ही जाना चाहिए और हम सब साथ साथ ही जाएंगे। हमारा विश्वास है कि डेब्बे एंगल अपनी सब बेटियों को एक ही परिवार में देना चाहती है और वह भी हमारे जैसे सुंदर लड़कों को। इस तरह उन 10 बेटों ने माँ का डर दूर किया और हंसकर बोले कि क्योंकि वह स्त्री थी इसलिए आदमी की इच्छाओं को नहीं समझ सकती थी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, वे 10 लड़कियाँ हम 10 लड़कों से कैसे मैच कर सकती है। और उन्होंने यात्रा पर जाने के लिए अपना सामान बांध लिया। अगले दिन बहुत सुबह मुर्गे की बांग देने से भी पहले उठे। उन्होंने अपनी माँ को विदा कहा और डेब्बे एंगल और उसकी बेटियों के गांव चल दिए। उनके गांव का रास्ता बहुत ही तंग और लंबा था। सबसे बड़ा भाई सबसे आगे था और उसके बाकी सब भाई उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब गाते हुए चले जा रहे थे। वे सब बहुत खुश थे और अपनी इच्छा पूरी होने के बारे में सोचते जा रहे थे। उधर जैसे ही उन 10 लड़कों ने अपना गांव छोड़ा और तब तक सूरज भी
नहीं निकला था कि उनकी माँ ने अपने 11वें बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा इतना छोटा था कि वह अपनी माँ को भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। उसकी माँ ने घबराकर इधर उधर देखा तो वह कूद कर बोला, मैं यहाँ हूँ माँ, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? वह बेचारी तो कुछ बोल ही नहीं सकी, आंखें फाड़े देखती रह गई। जब वह कुछ होश में आई तो बोली, वे लोग तो डेब्बे एंगल और उसकी बेटियों के घर गए हैं, उसकी बेटियों से शादी करने। उस छोटे से बच्चे ने कहा, मुझे जाकर उन्हें बचाना चाहिए माँ, वे बहुत बड़े खतरे में हैं। और वह तुरंत ही अपने भाइयों को पकड़ने भाग गया। उसने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, पर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह तो खतरे के नाम से ही बहुत घबरा गई थी। वह खुद ही बड़बड़ाता जा रहा था। वह नीच जादूगरनी वह केवल जवान आदमियों का शिकार करती है। वह उनके लिए एक स्वागत वाली चटाई बिछाती है, फिर वह उनको बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती है और शराब पिलाती है। वह उनको इतना पिलाती है कि वे बेहोश से हो जाते हैं। फिर जब वे उसकी बेटियों से बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि वे कहाँ हैं और तब तक रात हो जाती है। तब वह कहती है, ओहो, अब तो रात हो गई, तुम यहीं मेरे घर क्यों नहीं ठहर जाते? अब यहाँ से जाने में बहुत खतरा है, तुम मेरे घर में आराम से सो, कल सुबह चले जाना। वे नौजवान आदमी तुरंत ही राजी हो जाते हैं। फिर जब वे सो जाते हैं तो वह नीच जादूगरनी अपनी मयान में से एक खंजर निकालती है, उसको तेज करती है और उन आदमियों के कमरे में जाकर उन सब को मार डालती है। ये जादूगरनियाँ ये आदमी के मांस पर ही क्यों जीती है? और अगर जीना चाहती है तो वे किसी और का मांस खा कर जिए, पर मेरे भाइयों के मांस पर नहीं। मुझे जाकर अपने भाइयों को बचाना चाहिए। उसने अपने आगे देखा तो उसको अपने भाई जाते दिखाई दे गए। उसने उनको पुकार कर उसका इंतजार करने के लिए कहा, तो वे आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उनको इस तरह रास्ते में पकड़ भी सकता था। फिर उन्होंने अपने चारों तरफ देखा कि वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, पर उनको कोई दिखाई भी नहीं दिया। वे उस आवाज़ को अनसुना करके आगे चलने ही वाले थे कि वह छोटा लड़का सबसे आखिर में चलने वाली भाई की टांगों से लिपट गया और बोला, मैं यहाँ हूँ भैया। जब उन्होंने उस छोटे से लड़के को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए। उनको पता नहीं था कि वे उसको क्या कहें, आदमी या कुछ और, क्योंकि देखने में वह आदमी जैसा लगता तो था, पर एक आदमी कहलाने के लिए वह बहुत ही छोटा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और क्या हो? वह छोटा लड़का बोला, मैं फैरियल हूँ, तुम्हारा भाई। उनमें से एक भाई बोला, तुम हमारे भाई कैसे हो सकते हो? तुम तो कोई चालबाज हो, क्योंकि हमारी माँ के तो हम केवल 10 ही बेटे हैं। तुम कहाँ से आ गए? तुम चले जाओ यहाँ से और हमको अकेला छोड़ दो, हमें अभी बहुत दूर जाना है। फैरियल बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम जिस यात्रा पर जा रहे हो वह बहुत खतरनाक है और मैं तुम सबको उस खतरे से बचाने के लिए आया हूँ। सारे भाई उस छोटे बच्चे की ये बातें सुनकर उन्हें मजाक समझकर हंस पड़े। जितना ज़्यादा वे इस बच्चे की बातों को अनसुना करते रहे, उतना ही ज़्यादा वह बच्चा अपनी बात पर अड़ा रहा। उन्होंने उसको बहुत पीटा और मरा हुआ समझकर
वहीं छोड़कर डिब्बे एंगल के घर की तरफ चले गए। काफ़ी रास्ता पार करने के बाद जब सूरज उनके सिर के ऊपर से गुजर गया तो एक भाई को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर कपड़े का टुकड़ा पड़ा मिला। उसने उस कपड़े को उठा लिया और उसको सबको दिखाते हुए बोला, खुशी मनाओ मेरे भाइयों, अब हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। यह देखो, लगता है कि यह कपड़ा डिब्बे एंगल की बेटियों ने हमारे लिए यहाँ जानबूझकर छोड़ा है ताकि हम उनके घर आसानी से पहुँच सकें। और यह कहकर उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर डाल लिया। पर वे थोड़ी ही दूर और आगे गए थे कि उस भाई को लगा कि उसका कंधा उस कपड़े के बोझे से कुछ भारी सा लगने लगा है। सो उसने अपने भाइयों से कहा कि वे उस कपड़े को ले चलने में उसकी सहायता करें। उनमें से एक भाई ने हंसते हुए कहा, क्या तुमको एक कपड़े को ले चलने में भी सहायता की ज़रूरत है? माँ ठीक कहती थी कि तुम एक लड़की हो जो वहाँ कभी नहीं चाहती थी। उसके एक भाई ने उससे वहाँ कपड़ा ले लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। यहाँ देखकर उसके दूसरे भाई हंस पड़े। पर वे फिर कुछ ही दूर चले थे कि उस भाई को भी उस कपड़े का बोझ ज़्यादा लगने लगा। सो उसने भी वह कपड़ा अपने दूसरे भाई को दे दिया। कुछ देर बाद उसको भी वह कपड़ा बोझ लगने लगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि 10वां भाई भी उसको उठाकर नहीं चल सका। जैसे ही उसने वह कपड़ा अपने कंधे पर से उतारा तो एक आवाज़ आई, हा हा हा, यह मैं हूँ फैरियल, तुम्हारा सबसे छोटा भाई। यह कहते हुए वहाँ कपड़े में से कूदकर बाहर आ गया। बाहर आकर वहाँ बोला, मैं कपड़े के अंदर बैठा था और इतनी देर तक तुम लोग मुझे उठाए ला रहे थे, इसीलिए वहाँ कपड़ा इतना भारी था। यह सुनकर उसके भाई लोग बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने उसको पकड़कर फिर से बहुत पीटा। एक भाई ने कहा, यहाँ उसको सबक सिखाने के लिए काफ़ी है, इसे वहाँ इतनी जल्दी नहीं भूल सकता। उन्होंने उसको फिर से मरा समझकर छोड़ दिया और आगे अपनी यात्रा पर चल दिए। जल्दी ही उनमें से एक भाई का पैर किसी सख्त चीज़ पर पड़ा तो उसने नीचे देखा तो देखा कि वहाँ तो एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। उसने उस अंगूठी को उठाते हुए कहा, लगता है कि आज मेरा दिन अच्छा है, किसी की अंगूठी खो गई है और अब यहाँ मेरी है। कहकर उसने वहाँ अंगूठी अपने हाथ में पहन ली और वे फिर आगे चल दिए। कुछ देर बाद उस भाई ने महसूस किया कि उसकी वहाँ अंगूठी उसकी उंगली में बहुत भारी हो गई है और वह इतनी भारी हो गई थी कि वह उसको और नहीं पहन सकता। सो उसको उसने अपने दूसरे भाइयों को दे दिया, जैसा कि उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े के साथ किया था। एक भाई से दूसरे भाई के हाथों से गुजरती हुई वह अंगूठी आखिर में सबसे बड़े भाई के पास पहुंची और जब वह भी उसको नहीं पहन सका तो फैरियल उस अंगूठी में से कूद कर बाहर आया और बोला, अब तक तुम सबको मालूम हो जाना चाहिए था कि इसमें मैं बैठा था। सब भाइयों ने फिर से उसको इतना पीटने का निश्चय किया कि वह मर जाए, पर इस बार सबसे बड़े भाई ने उन सबको यहाँ करने से रोक दिया। वह बोला, इस छोटे से बच्चे ने हमारा इतना ज़्यादा समय लिया है तो इसको अपने साथ चलने दो, और फिर यह हमारे साथ चलने के लिए इतना पक्का इरादा लेकर आया है तो हमें इसे नाउम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इससे अब हमको इतना परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इस तरह अब 11 भाई
अपनी यात्रा पर चल पड़े। वे अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज जा रहे थे। फैरियल उन सब के पीछे चल रहा था। वे लोग जल्दी ही डेब्बेंगल के गांव आ गए। जब वे वहां पहुंचे तो वहां जादूगरनी उनके स्वागत के लिए बाहर आई। उसकी बेटियां उसके पीछे थी। उन लड़कियों की सुंदरता देखकर तो सारे भाइयों की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने तो यहाँ कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी सुंदर लड़कियाँ धरती पर थी भी। उनको तो अपनी माँ की कहानियाँ याद थी जो वहाँ उनको सुनाया करती थी, जिनमें बहुत सुंदर लड़कियाँ पानी में रहा करती थी या फिर वे बहुत दूर किसी ऐसी जगह रहती थी जहाँ अब तक कोई गया ही नहीं था। उनकी माँ के अनुसार अगर कोई लड़की इतनी सुंदर थी कि अगर कोई लड़का सड़क पर उसके पास से गुजर जाता और पीछे मुड़कर नहीं देखता था तो इसका यह मतलब था कि वह ज़रूर ही किसी बीमारी का शिकार था। और अगर कोई आदमी किसी ऐसी सुंदरता को शाम को देखे तो उसको उस लड़की से कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़रूर ही कोई भूत रही होगी। उस लड़की को उसे अपनी आँखों के कोनों से यहाँ देखते हुए कि वहाँ उसे कहीं देख तो नहीं रही, गुजर जाने देना चाहिए था। उसको झुककर यह भी देखना चाहिए था कि उसकी एड़ियाँ तो ज़मीन से नहीं छू रही थी और उसके पैर भी ज़मीन पर निशान छोड़ते जा रहे थे या नहीं, क्योंकि अगर उसकी एड़ी ज़मीन से नहीं छू रही थी तो उसको वहाँ से जितनी तेज़ वहाँ भाग सकता था उतनी तेज़ भाग जाना चाहिए था, क्योंकि तब तो वह निश्चित रूप से भूत थी। उन लड़कियों को देखकर उन लड़कों ने सोचा कि वे इतनी सुंदर लड़कियां केवल उनका सपना ही थी। फिर भी वे वहां उन 10 लड़कों के सामने कम से कम खड़ी तो थी, आमने सामने। उनको लगा कि वे मर गए हैं और स्वर्ग में खड़े हैं। डेब्बेंगल बोली, आओ मेरे बच्चों, अब जबकि तुम लोगों ने मेरी बेटियों को देख लिया है, मैं चाहूँगी कि तुम उनको जान भी लो। उनको यकीन है कि वे तुमको यहाँ आराम से ठहराएगी। इसके बाद उस जादूगरनी ने उन सबका अपनी बेटियों से परिचय कराया और फिर उनको अपने मेहमानों वाले घर में ले गई। तब तक उसने फैरियल को नहीं देखा था, जो अपने सबसे बड़े भाई के पैरों के पीछे ही खड़ा था। उसने उन लड़कों को मेहमानों वाले घर में ले जाकर खूब अच्छा खाना खिलाया और खूब शराब पिलाई। आखिर में उसने फैरियल को देखा तो उसे उसका साइज देखकर उसे बड़ा आनंद आया। उसने उससे कहा, ऐ तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ, तुम तो बहुत ही प्यारे हो। मैं तुमको अपने घर में आराम से ठहराऊंगी, जैसा कि डेब्बेंगल ने सोच रखा था। वे लड़के उसकी बेटियों के साथ आनंद करते रहे और उन लड़कों के वहाँ रहते रहते ही रात हो गई। उन लड़कों को वहाँ रोकने में उसको कोई खास परेशानी नहीं हुई। वहाँ लड़के वहाँ रुकने में बहुत खुश थे। उसने उनको और खाना और शराब परोसी। सब लोगों ने खूब खाया और खूब नाचा। डेब्बेंगल ने जब देखा कि 20 लड़के लड़कियां खा पीकर धुत हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं तो वहां आकर बोली, सब चीज़ों का कहीं तो अंत होता ही है। उसने उनके बिस्तर बिछाए, आदमियों को उसने सफ़ेद कपड़े ओढ़ाए और अपनी बेटियों को नीले कपड़े ओढ़ाए। फिर वहाँ अपने घर चली गई। फैरियल के सोने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छी जगह तैयार की। उसने फैरियल से
गुड नाइट मेरे छोटे आदमी, बोला तो फेरियल बोला। गुड नाइट मेरी बड़ी औरत, तुम कैसे सोती हो? डेब्बे एंगल बोली, जब मैं सो जाती हूँ तो खर्राटे मारती हूँ ऐसे, अब मैं सुबह उठूँगी, अब मैं सुबह उठूँगी। और तुम कैसे सोते हो? फेरियल ने झूठ बोला, मैं तो जंगली सुअर की तरह सोता हूँ। हाँ, डेब्बे एंगल बोली, ठीक है, ठीक से सोना। और फिर वहाँ खुद भी सोने चली गई। पर फेरियल सोया नहीं, वहाँ बस चुपचाप पड़ा रहा और सोने का बहाना करता रहा। हाँ, जब डेब्बे एंगल ने उसको जैसे उसने उसको बताया था खर्राटे मारते सुना, तो वह बिना आवाज़ किए अपने बिस्तर से उठी और कमरे की उस कोने में गई जहाँ उसका खंजर रखा था। उसने खंजर को उसकी म्यान से निकाला ही था कि फेरियल जाग गया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? उसने तुरंत ही खंजर म्यान में रख दिया और परेशान सी होती हुई बोली, कुछ नहीं, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें जगा दिया मेरे छोटे आदमी। लाओ मैं तुम्हारा तकिया ठीक कर दूं। उसने उसका तकिया ठीक किया और उसे फिर से सो जाने के लिए कहा और वह खुद भी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। काफ़ी देर बाद फेरियल ने फिर से अपने खर्राटे मारने शुरू किए तो डेब्बे एंगल फिर से उठी और अपना खंजर लेने गई, पर फेरियल फिर उठ गया और उसने फिर उससे पूछा, अब तुम क्या कर रही हो? डेब्बे एंगल फिर यही बोली कि वह कुछ नहीं कर रही थी। उसने फिर से फेरियल का तकिया ठीक किया और उसको सोने के लिए कहा। काफ़ी देर बाद सुबह होने के करीब के समय में, जब सब शांत था, कोई मकड़ा भी नहीं बोल रहा था, फेरियल अपनी यात्रा के बारे में सोच रहा था, तो उसने जादूगरनी के खर्राटे सुने। अब मैं सुबह उठूँगी, अब मैं सुबह उठूँगी। उसके खर्राटे सुनकर फेरियल चुपचाप से अपने बिस्तर से उठा और उस मेहमानों वाले घर में पहुंच गया जहां उसके भाई और वे सुंदर लड़कियां सोई हुई थी। उसने बड़ी सावधानी से अपने भाइयों के ऊपर से सफ़ेद कपड़े हटाकर उन्हें लड़कियों के ऊपर डाल दिया और उन लड़कियों के नीले कपड़े हटाकर अपने भाइयों के ऊपर डाल दिए। यहाँ सब करके वहाँ अपने उस घर में आ गया जहाँ वहाँ और डेब्बे एंगल सो रहे थे। धीरे से वहाँ अपने बिस्तर में घुस गया और अपनी चादर ओढ़ ली। वहाँ फिर से उस जादूगरनी के धोखा देने के लिए खर्राटे भरने लगा। जब डेब्बो एंगल ने फिर से फेरियल के खर्राटे सुने तो वहाँ फिर चुपचाप से उठी और अपने कमरे के कोने में अपना खंजर निकालने गई। उसने अब की बार बड़ी धीरे से अपनी म्यान में से उसे निकाला, चुपचाप ही उसको तेज किया और मेहमानों वाले कमरे में चली गई। उसने पहचाना कि कौन कौन है और फिर सफ़ेद कपड़े से ढके लोगों को बड़ी सफाई से मार दिया। अपने काम से संतुष्ट होकर वहाँ अपने कमरे में आकर सो गई। काफ़ी देर बाद उसने भी खर्राटे मारना शुरू कर दिया। फेरियल को पता चल गया कि अब वह गहरी नींद सो गई है। तुरंत ही फेरियल अपने बिस्तर से उठा और अपने भाइयों को जगाने गया। उसने उनको पहले समझाया और फिर दिखाया कि वह क्या हुआ था कि डेब्बे एंगल ने अपनी ही बेटियों को मार दिया था। यह देखकर तो वे सब बहुत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहाँ से अपना सामान उठाया और भाग लिए। अभी वे लोग जंगल में बहुत दूर नहीं जा पाए थे कि डेब्बे एंगल जाग गई। उसने देखा कि फेरियल अपने बिस्तर पर नहीं है, तो वह मेहमानों वाले घर की तरफ भागी
जिसमें वे नौजवान और उसकी बेटियां सोए हुए थे। वहां जाकर उसने देखा कि उसने तो गलती से अपनी ही बेटियों को मार दिया था और वे नौजवान भी वहां से भाग गए थे। यह सब देखकर तो वह गुस्से से लाल पीली हो गई। उसने तुरंत ही हवा को बुलाया और उस हवा पर सवार होकर वह उन नौजवानों का पीछा करने चली। फैरियल ने देख लिया कि उनके पीछे आने वाली हवा में वह जादूगरनी थी। उसने अपने भाइयों को सावधान किया भी, पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उनको क्या करना है। लेकिन फैरियल ऐसा नहीं था। उसने तुरंत ही झाड़ियों में से एक अंडा निकाला और उसे अपने भाइयों और हवा के बीच में तोड़ दिया। तुरंत ही उस हवा और भाइयों के बीच में एक बहुत चौड़ी नदी बन गई, जो वहाँ जादूगरनी पार नहीं कर सकती थी। यह देखकर जादूगरनी ने हवा में से एक कैलेबाश पैदा किया। वहाँ उस कैलेबाश में नदी का पानी भर भर कर नदी को खाली करने लगी। जल्द ही वह नदी खाली होकर सूख गई और डेब्बे एंगल फिर से उन भाइयों का पीछा करने लगी। फैरियल ने फिर देखा कि वह जादूगरनी अभी भी हवा में आ रही थी, सो उसने फिर से अपने भाइयों को सावधान किया। पर उसके भाइयों को तो पता ही नहीं था कि उनको क्या करना था। अब की बार फैरियल ने नीचे से एक पत्थर उठाया और उसको अपने और डेब्बे एंगल के बीच में उड़ा दिया। वह पत्थर तुरंत ही एक पहाड़ में बदल गया और उसने उन दोनों के बीच का रास्ता ही बंद कर दिया। इस पर डेब्बो एंगल ने हवा से जादू की एक कुल्हाड़ी बुलाई और उससे पहाड़ खोदने लगी। पर जब तक उसने पहाड़ में से जाने का रास्ता बनाया, तब तक तो वे भाई लोग जिंदा आदमियों और जादूगरों की दुनिया के बीच की हद पार कर चुके थे। अब वहाँ उन पर अपना कोई असर नहीं डाल सकती थी। उन लोगों को भी अपना घर दिखाई दे गया था, सो वे दौड़कर अपने घर के अंदर घुस गए। अगले दिन इन भाइयों को गांव के लिए लकड़ी काटने जंगल जाना था, पर वे अभी भी डरे हुए थे कि कहीं उनका सामना डेब्बे एंगल से ना हो जाए। पर उनको तो लकड़ी लाने जाना ही था, सो वे जंगल तो गए, पर वे बहुत सावधान थे और हमेशा पीछे देखते रहते थे। डेब्बे एंगल ने उन लोगों को देख लिया तो वहाँ एक लट्ठे का रूप रखकर वहीं रास्ते में पड़ गई। फैरियल ने जब एक अजीब सा लट्ठा रास्ते में पड़ा देखा तो उसने पहचान लिया कि यहाँ तो डेब्बो एंगल है। उसने फिर अपने भाइयों को सावधान किया कि वहाँ लट्ठा नहीं था, बल्कि वहाँ तो जादूगरनी थी। तो इससे पहले कि वहाँ जादूगरनी उनको किसी और रूप में बदल पाती, वे वहाँ से जल्द ही अपने घर भाग गए। पर डेब्बे एंगल भी उनको छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अपने आप को कई चीज़ों में बदला ताकि गांव वाले उसे पहचान न सके, पर उसकी कोई तरकीब काम नहीं की। कई दिनों बाद एक बार उन भाइयों को जंगल से आलू बुखारा लाने के लिए भेजा गया। तब तक वे सब तो उस जादूगरनी को भूल ही गए थे, पर फैरियल नहीं भूला था। जब वे सब अपने प्रिय आलू बुखारे के पेड़ों के पास आए तो उन्होंने देखा कि करीब करीब सारे आलू बुखारे खराब हो चुके थे, सिवाय एक पेड़ पर एक गुच्छे के। उस पेड़ की पत्तियां गहरे हरे रंग की थी और उसके फल रसीले और सुंदर लग रहे थे। सारे भाई यह देखकर बहुत खुश हुए। वे उन फलों को तोड़ने के लिए दौड़े कि फैरियल ने महसूस किया कि यह तो डेब्बो एंगल की चाल है, सो उसने उनको सावधान कर दिया। इससे वे उसकी पकड़ में
आने से बच गए। अगली सुबह जब वे भाई सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि एक गधा बाहर मैदान में चर रहा है। वे उस गधे पर चढ़ गए और उसको दौड़ाने के लिए आई आई करने लगे, पर वहाँ तो चला भी नहीं और फैरियर की तरफ देखने लगा। तो उसके भाइयों ने उससे कहा, आओ तुम भी इस गधे पर चढ़ जाओ। फैरियर बोला, हालांकि मैं बहुत छोटा हूँ, पर वहाँ मेरे बैठने के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। यह सुनकर गधा और लंबा हो गया और उसने उसके लिए भी जगह बना दी। फैरियल बोला, तुम्हारी जिंदगी लेकर नहीं, मैं और उस गधे पर चढ़ूं जो मुझे सुन सकता है और मुझे सुनकर अपनी लंबाई बढ़ा सकता है। नहीं नहीं, कभी नहीं। यह सुनकर गधा फिर से अपनी पुरानी लंबाई में आ गया। फैरियल जान गया था कि यह गधा नहीं था बल्कि डेब्बे एंगल खुद थी। सो वह उस पर हंसने लगा और अपने भाइयों से बोला, तुम लोग फिर से धोखा खा गए हो। यह गधा नहीं है बल्कि डेब्बे एंगल खुद है, क्योंकि एक गधा कैसे तो 10 आदमियों को बिठा सकता है और कैसे आदमी की बात सुन सकता है। उस गधे ने तुरंत ही उन 10 भाइयों को नीचे गिरा दिया। वे सब उठे और उठकर वहाँ से भाग गए। डेब्बे एंगल ने भी अपने आप को गधे से डेब्बे एंगल में बदल दिया और उनके पीछे पीछे भागी। फिर उसने सोचा, मैंने हर तरकीब लड़ाई पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही, केवल इस छुटके की वजह से। पहले मुझे इस छुटके से निपटने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उसके बाद में उन 10 को तो अपनी मुट्ठी में कर ही लूँगी। सो अगले दिन निकलने के काफ़ी देर बाद एक बहुत सुंदर लड़की फैरियल के पास आई। वह लड़की बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदरता तो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। वह बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फैरियल उसको देखकर बहुत खुश था। वह उस लड़की को अपने घर ले गया और वहाँ उसने उसकी बहुत खातिरदारी की। उसकी माँ ने उस लड़की के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उनको पीने के लिए बढ़िया शराब भी दी। जब शाम हो गई तो वह लड़की बोली कि अब वह अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। फैरियल बोला, ठीक है, अच्छा विदा। उम्मीद है कि हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। वह लड़की बोली, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने भी नहीं चलोगे? और यहाँ इसलिए नहीं है कि दोस्त लोग अपने घर का रास्ता नहीं जानते, बल्कि इसलिए भी कि किसी दोस्त को छोड़ने जाना दोस्ती की भी निशानी है और तौर तरीका भी है। फैरियल ने अपने सिर पर अपना दायां हाथ मारा और उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, उफ़, मुझे अफसोस है, मैं तो भूल ही गया था। सचमुच मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं तो अपने तौर तरीके ही भूल गया था। जैसे ही वे दोनों अंधेरे में घर से बाहर निकले, फैरियल की माँ ने उस लड़की को विदा कहा। उस रात चाँद आधा ही था, सो चारों तरफ बहुत ही कम रोशनी फैल रही थी। लड़की आगे आगे जा रही थी और फैरियल उसके पीछे पीछे चल रहा था, पर उसको 10-15 फीट से आगे का भी मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। अचानक उस लड़की ने अपने कदम बढ़ाए और एक बड़े से पेड़ के तने के पीछे छिप गई। इससे पहले कि फैरियल कुछ कहता, वहाँ फिर से वापस आ गई, पर इस बार वहाँ लड़की के रूप में नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े भयानक अजगर के रूप में थी। वह फैरियल की तरफ बढ़ी तो फैरियल बोला, मुझे मालूम था कि यह तुम हो डेब्बे एंगल। तुम उसके साथ चालें नहीं खेल सकती
जो खुद ही भगवान से बात करने वाला हो। और यह कहने के साथ ही फैरियल एक नरक की आग के रूप में बदल गया। अजगर तब तक अपनी लंबी कुंडली नहीं खोल सका ताकि वहाँ उस आग से बचकर भाग सके। सो जब तक वहाँ उस नरक की आग का सामना करता तब तक तो वह आग की चपेटे में आ गया था। अजगर आग में जलकर मर गया था। फैरियल अपने गांव, अपने घर लौट आया और अपने भाइयों और सब गांव वालों को बताया कि क्या हुआ था। सारे गांव में खूब खुशियां मनाई गई, खूब अच्छा खाना पीना, नाचना हुआ कि डेब्बो एंगल जादूगरनी मर गई थी।